अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि मानसून के 9वें स्पेल ने बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी है। पूरे पंजाब के अंदर हर तरफ हमें पानी ही पानी दिखाई देता है। सैकड़ों सैकड़ों गाँव ज़ेर आब आ चुके हैं और लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हम देखते हैं कि दरिया रावी, दरिया सतलुज, जिसमें पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, तो वहीं पर भारत की तरफ से एक मरतबा फिर दरिया चिनाब पर वाक़े सलाल डैम के तमाम गेट्स खोलने की तैयारी कर ली गई, जिसके बायस इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हेड मराला के ऊपर एक मरतबा फिर 8 लाख क्यूसेक पानी का खतरनाक रेला पहुंचेगा, जिससे ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वस्ती पंजाब और उसके बाद जनूबी पंजाब में एक मरतबा फिर बड़े पैमाने के ऊपर पानी की तबाहकारियां हमें सामने आएंगी। और इसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमें काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। आज हमें वो ज्वाइन करेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम में इस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के इलाकों से मुतल्लिक क्या इकदाम कर रही है। और उसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि जहाँ पर मजीद दरिया चिनाब में पानी आने का बातचीत की जा रही है, वहीं पर आइंदा कुछ चंद घंटों में मुल्तान में सैलाबी पानी का एक बड़ा रेला पहुँचेगा। ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में कि मुल्तान में इस वक्त इंतजामिया ने क्या इकदाम किए हैं और मुमकिन तौर के ऊपर अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है उससे बचने के लिए क्या हिफाजती इकदाम किए गए हैं। ये तफसीलात भी आज के शो में आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हमने देखा कि सिंध हुकूमत की तरफ से काफ़ी इकदाम करने की कोशिश की गई, चूँकि गुड्डू बिराज के ऊपर एक मरतबा फिर 2010 के बाद 10 से 11 लाख क्यूसेक पानी पहुँचने का इम्कान है, जिससे सिंध के बहुत से इलाके भी मुतासर होने का खदशा है। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ बताएंगे कि किसानों को इस सैलाब के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत रेस्क्यू और रिलीफ के साथ साथ किसानों की मुश्किलात को हल करने के हवाले से क्या इकदाम कर रही है, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद एक आला ओहदे पर मौजूद एक स्पेशल सेक्रेटरी, जिससे मुतल्लिक वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने एक ख़त लिखकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये माजरा है क्या और जाम कमाल को क्यों ये खत लिखना पड़ा, क्यों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तवज्जो इस मामले की तरफ मबजूल कराना पड़ी, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि मोदी जो कि माजी में चीन मुखालिफ बयानात हमें देते हुए दिखाई दिए, लेकिन आज एससीओ के इजलास में वही मोदी चीन की चापलूसी कर रहे थे और मोदी की जो दोगली पॉलिसी है वो दुनिया भर के सामने आश्कार हो चुकी है। मोदी का पहले क्या चीन के बारे में मौक़िफ़ था और आज चीन दुनिया के सामने चीन के बारे में मोदी ने अपना क्या मौक़िफ़ पेश किया, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तर्जुमान रऊफ खलासा साहब, उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। उससे पहले मुल्तान में क्या सूरत हाल है, मुल्तान में ज़िले इंतजामिया ने सैलाब किसी सूरत हाल से लोगों को महफूज मकामात की मुंतकिली और सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए क्या इकदाम किए हैं, इस पर तफसीलात हासिल करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं GTV न्यूज़ मुल्तान के नुमाइंदे हैं शरोज़ खान। शरोज़ खान, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज रात 8 लाख क्यूसेक का रेला मुल्तान से गुजरेगा, किस मुमकिन तौर के ऊपर सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है और अब तक ज़िली इंतजामिया ने सैलाब की इस बड़ी तबाहकारी से बचने के लिए क्या इकदाम किए हैं? जी बहुत शुक्रिया। मुल्तान की इस वक्त ये सूरत हाल है कि आज रात मुल्तान से जो है एक बड़ा रेला जो है वो गुजरने के इम्कान है। हेड मोहम्मद वाला जो रोड है वहाँ पर डायनामाइट की जगह जो है वो पॉइंट नोट कर लिया गया है, तो वहाँ पर जो कि बारूदी मवाद से शगाफ किया जाएगा और मुल्तान ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुल्तान के जो बेड के इलाके हैं तकरीबन 138 मौज़ाज़ात ऐसे हैं जो कि इस वक्त सैलाब की जद में आ चुके हैं। 3 लाख से ज़ायद अफराद को इस वक्त जो है वो नकल मकानी करवा ली गई है और ज़िले इंतजामिया मुतहर्रिक है और यहाँ पर इमदादी जो कैंप है, बस्ती खैमा, वो भी लगा दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो मुतासरीन है, सैलाब मुतासरीन, उनको जो कि जगह दी जा रही है रहने के लिए और बारिश के भी इम्कान हैं और उनके खुराक का ख्याल रखा जा रहा है। अद्वियात और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो भी उनको जो बस्ती खैमा है वहाँ पर मुयस्सर की जा रही हैं। शरोज़, ये ज़रूर बताइएगा, जो 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा और एक ख़तरनाक सूरत हाल होगी, उससे निमटने के लिए जैसा कि आपने बताया कि एक हेड मोहम्मद वाला के कुछ मकामात को पॉइंट आउट कर लिए गए जहाँ पर ब्लास्ट किया जाएगा ताकि शगाफ डाला जा सके। अगर ये शगाफ डालने की ज़रूरत पेश आई
तो इसके नतीजे में कौन कौन से मुल्तान के इलाके मुतासिर होंगे और उन मुमकिन तौर के ऊपर मुतासिर होने वाले इलाकों से क्या लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर वहां से उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है? जी, ये जो शगाफ डाला जाएगा उससे जो इलाके हैं वो नवाबपुर, गरेवाला, उसके साथ शेर शाह के जो इलाके हैं, मुजफ्फराबाद, बस्ती सियालावाला और बश्क वाला, दीगर ऐसे मौज़ात हैं जो कि इस वक्त सैलाब की जद में है। और जैसे ये शगाफ डाला जाएगा तो वहाँ पर ये जो इलाके हैं ये पानी की जद में आ जाएंगे। तो इंतजामिया की जानिब से बार बार आगाह भी किया जा रहा है और रेस्क्यू टीमें और दीगर सिविल डिफेंस की टीमें इस वक्त इन इलाकों में मौजूद हैं और वो नकल मकानी भी करवा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ज़राअत है वो इस टाइम बिल्कुल इन इलाकों में तबाह हो चुकी है। फसलें जो है वो भी इस वक्त जो कि शिकार हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ा मसला इन इलाकों में मुल्तान के जो बेड के इलाके में इनमें आ रहा है कि जो इलाके वाले हैं उनके जो जानवर हैं उनके लिए चारे का जो है वो बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। उनका जो चारा है वो सारा इस वक्त पानी की लपेट में है। बिल्कुल ठीक। फिरोज खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया। आप अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा चूंकि आज की रात बड़ी क्रिटिकल तस्वुर की जा रही है। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और सैलाब का ये बड़ा रेला अब आहिस्ता आहिस्ता सिंध की जानिब बढ़ रहा है। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, आपने खुद बहुत से लोगों की मुश्किलात को ऑब्जर्व किया होगा, ज़राअत हमारी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है, किसान इस सैलाब की तबाहकारियों से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है। फैसले इकदामात किसी और ने करने थे लेकिन वो किसान जो हमारी मौशियत का बैकबोन है इस वक्त वो मुतासिर हो रहे हैं बल्कि तबाह हो चुके हैं। क्या सर देखते हैं इस मसले का आने वाले दिनों में हल, क्या हम इन तबाहकारियों के ऊपर कुछ काबू पा सकें और इस वक्त जिस हालत से दो चार हैं उनकी मैक्सिमम मदद हो सके? देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक ताल्लुक के सैलाब के मुतासरीन का है, यकीनन देही इलाके, शहरों में भी बड़ी तबाही हुई है लेकिन देही इलाके इसका सबसे बड़ा शिकार हुए हैं। और किसान की फसल गई, उसके जानवर खराब हुए, उसके घर बार, ये कुदरती तूफान है। लेकिन मसला इसका यह है कि इसका शिकार सबसे ज्यादा कॉमनर यानी गरीब आदमी हो। उसके माल मवेशी, उसका पहले ही घर कमजोर सा था, उसकी फसल गई, उसके पास तो कुल कायनात वो थी। अब ये एक आफत है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी हुकूमत की गैर जिम्मेदारी की वजह से हो गया है जी। इसलिए कि हुकूमतों ने तो अपने तई जितनी कोशिश कर सकती थी कर रही है, अभी भी पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है, केपी और जीबी वाले भी कर रहे हैं। वहां आने वाले तूफान तो और ज्यादा खतरनाक थे लेकिन यहाँ क्योंकि बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा इलाका इसके मुतासर हुआ है तो अब इंतजामिया के अलर्ट होने की वजह से ही बहुत ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुए, माली नुकसान बहुत बड़े लेवल पे हुआ है जी। और अब ये पानी सारा जो है एक्यूमुलेट होकर सिंध में जा रहा है। अल्लाह करे आने वाले दिनों में मजीद बारिशें ना हो और इसके मजीद नुकसानात ना हो। पीपल्स पार्टी की सर हुकूमत थी 2010 में, बदतरीन सैलाब आया, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, सिंध बुरी तरह से मुतासिर हुए। उसके बाद हमारा एक इदारा है वफाकी हुकूमत के मातहत, फेडरल फ्लड कमीशन, अरबों रुपए उसको फंड्स मिलते हैं। डैम्स अपनी जगह पे सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए रिवर जोनिंग होनी है, आपने हिफाजती पुश्ते बांध बनाने हैं कि ये पानी बिराजों के जरिए से बेहतर अंदाज में आबादियों को मुतासिर किए बगैर आगे बढ़े। एक अंदाजे के मुताबिक 550 अरब रुपए खर्च कर चुका है ये इदारा 1971 के बाद, लेकिन तबाहकारियां उसी तरह से मौजूद हैं, कोई कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। तो वो हुकूमतों ने ऐसा प्लान मुरतब तो सर करना है, रिवर जोनिंग हो, हाउसिंग सोसाइटीज ना बने और जिस इदारे ने सैलाब से तबाहकारी के लिए इकदाम करने हैं उसके स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो कुछ काम करे तो शायद तबाहकारी कम हो सके। मैं गुजारिश करूंगा जी कि जहां तक ताल्लुक हमारे दौर में होने वाली प्लानिंग का है, भाषा, बुंजी, दासू या इस तरह के जो डैम्स थे ये उसी दौर में प्लान होके बरामद शुरू हुए। अब जो रिजर्वायर बनाने हैं हमारे दौर में बहुत सारे जो मीडियम डैम्स थे या स्मॉल डैम्स थे उन पे काम शुरू हुआ जो कि सिर्फ पानी के रिजर्वायर थे। वो बलूचिस्तान में भी बने, वो सिंध में भी बने, वो पंजाब में भी बने, हमारे बाद भी मुस्लिम लीग के दौर में भी बनते रहे, खान साहब के दौर में भी ये पॉलिसी जारी रही। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कोई 40-50 साल का रिकॉर्ड कोई काम हो गया
और एनवायरनमेंट की वजह से जो ग्लेशियर फटने लग गए, या ये जो क्लाउड बर्स्ट का बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया, ये 50 साल के रिकॉर्ड अगर टूट जाए साहब का, तो उसका क्या इलाज किया जाएगा। दूसरा ये भी हुआ है कि हमने रिवर बेड्स के ऊपर या रिवर बेड्स के अंदर अपने घर बार बना लिए हैं, हमने आबाद करके वहां पे खेती बाड़ी शुरू कर दी, देहात आबाद हो गए, हाउसिंग सोसाइटियां बन गई। जब पानी अपने जोर से आएगा और उसका नेचुरल रास्ता हम ब्लॉक कर लेंगे, और ये काम सिर्फ दरियाओं के बेड्स में नहीं हुआ जी, ये तो हमारे आम मामूलात में, हमारे इलाके में कोई दरिया का पानी नहीं आता जी, लेकिन यहाँ भी एक फ्लड लाइक सिचुएशन है, और वो इसलिए है कि जो पानी का बरसात की सूरत में जो पानी की गुजरगाहें थी, जो हमारे इलाकों में छोटे छोटे पहाड़ी इलाके ना जिसको पबी कहते हैं जी, वहां से आने वाला पानी शुमाल से जनूब की तरफ जाता है। उस पानी को गुजरने के लिए जीटी रोड से साथ आगे रेलवे लाइन है, उसके अलावा हमारी जो इलाकाई सड़कें हैं उनके अंदर पुरानी पुलियां थी जो बंद कर दी गई, जो लोगों ने अपनी अपनी जगह थी आगे उन्होंने आबाद कर ली, अपने घर बना लिए। अब वो पानी की गुजरगाहें बंद हैं। अगर बारिश की सूरत में या पीछे से फ्लड आ गया तो वो पानी कहाँ से गुजरेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और डेफिनेटली इस बात की अशद ज़रूरत है कि तमाम हुकूमतें कंसेंसस के साथ इस मामले को परसू करें, कोई एक वाज़े रोड मैप बने ताकि मुस्तकबिल की जो तबाहकारी है उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन अभी क्रिटिकल वक्त थमा नहीं है, मुश्किलात अभी टली नहीं है। क्लास साहब आपसे जानना चाहूँगा, कारी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, और प्रोग्राम के शुरू में हमारे GTV न्यूज़ मुल्तान के रिपोर्टर हमारे साथ थे। आज रात मुल्तान के लिए, साउथ पंजाब के लिए बड़ी क्रिटिकल है, जहाँ से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। बहुत सी आबादियों को खाली करवाया गया, 3 लाख लोगों को उन इलाकों से निकाला गया जो मुमकिन तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, पीछे से भी और भी पानी आना है, लेकिन ये मसला कहीं थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब इस मामले के ऊपर हुकूमतों ने जो रेस्क्यू करना था, रेस्क्यू किया, रिलीफ का काम है वो भी हो रहा है। किसान तो बिल्कुल पंजाब के थे वो बिल्कुल तबाह होकर रह गए। लेकिन जो कारी साहब बात कर रहे थे कि एक हमें कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, डैम जो बनाने चाहिए बने, कालाबाग डैम के ऊपर बात नहीं हो सकती, बाकी बना लें। लेकिन जो रिवर जोनिंग होनी थी, जो सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए जिस इदारे की जिम्मेदारी है फेडरल फ्लड कमीशन, जिसने 550 अरब रुपए लगाए हैं गुज़श्ता तकरीबन 55 सालों में, उसका कोई रिजल्ट हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो उससे उनकी पूछ कुछ कौन करेगा। बहुत शुक्रिया, बड़े अहम सवालात आपने उठाए हैं। 3-4 सवालात में एक एक करके। पहले तो ये बताएं कि चेयरमैन फ्लड कमीशन जो हैं वो कुछ दिनों से हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, वो गायब हैं। कोई दोबारा नमूदार हुए हैं, कोई आपका कोई रब्ता हुआ, कोई खैर खबर पता चले कि इस मुल्क में इतना बड़ा फ्लड आया हुआ है, लोग इतने बड़े पैमाने पे डिसलोकेट हो रहे हैं। फ्लड कमीशन का बड़ा एक अहम रोल है। 550 अरब रुपए आप बता रहे थे पिछली दफ़ा उनका खर्चा हो चुका है, $2 अरब के करीब बनता है। कोई उनकी खैर खबर है, कोई कहाँ पे पाए जाते हैं, या अभी तक वो गुम है? कोई इश्तिहार उनको इश्तिहार गुमशुदगी देना पड़ेगा। फेडरल कमीशन का जो सरबराह है वो कोई ब्यूरोक्रेट हैं, कोई बाबू हैं, कोई DMG होंगे, कोई DMG के होंगे, बड़े आदमी होंगे। इससे छोटा तो आदमी आपको पता है इतनी बड़ी पोजीशन पे लग नहीं सकता। जहाँ पे 200-250-500 अरब रुपए की बात आ जाए वहाँ पे तो DMG वाली सीट पक्की है। सो होंगे तो कोई DMG, मेरा गैस है। कोई आपसे कोई राब्ता खैर खबर नहीं हुई, या वो गायब हैं सीन से, कोई इश्तिहार दिलवाना पड़ेगा। ऐसा मेरे लिए खुद ये बड़ी एक क्यूरियोसिटी थी और ज़रूरत थी। उनको मैंने रब्ता करने की कोशिश की, वो राब्ते में भी आए, उन्होंने ऑफिस का एड्रेस पूछा, मैंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए सर, हम आपको वेलकम करेंगे, कौम आपसे सुनना चाहती है, कहीं तो आके बताएं कि आप कौम के पैसों से, आलमी बरादरी के पैसों से ये बंद हमने बनाया था, यहाँ पे आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, यहाँ सैलाबी पानी नहीं आएगा, हमने ये इकदाम कर रहे हैं, हमने 2010 के तबाहकारियों से ये लेसन सीखा। ये जानने के लिए हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आना चाह रहे। अभी भी हम उनको दोबारा दस्तक देंगे कि वो आए हमारे प्रोग्राम में बैठ के बताएं कौम को कि फेडरल फ्लड कमीशन की जो बुनियादी जिम्मेदारी थी किस हद तक आज तक उन्होंने पूरी की। आप सुन लें, ये मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि जो 3-4 दिन से, बल्कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, महीना पूरा इसी में गुजरा फ्लड का, और वो भी आपने कौम को याद दिलवाया। हम भी भूले हुए थे कि फ्लड कमीशन भी है। मैंने पिछला क्लिप जो आपका था वो ट्वीट किया था। अब जरा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं, जिस पे पूरी कौम हैरान हुई। मैं कि मुझे भी नहीं पता था, हालांकि पता तो था फ्लड कमीशन है, लेकिन हम उनको भूले हुए थे। उसको मैंने क्लिप को किया ट्वीट आपके प्रोग्राम को, और साथ में मैंने टैग किया जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को,
शहबाज शरीफ साहब को, उनके ऑफिस को और 8-10 और बड़े लोगों को जो हुकूमत में मैटर करते हैं जी। मेरा ये ख्याल था कि इसके बाद फ्लड कमिश्नर पाकिस्तान को जाग जाना चाहिए था। आप उनकी दाद दें। ना वजीर आजम पाकिस्तान की प्रायोरिटी है, ना उनके दफ्तर ने पूछा है, शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर में किसी ने पूछा है कि भाई साहब एनडीएमए को अतर हमीद साहब जिसके चेयरमैन है अपने साथ बिठाएं, चेयरमैन एनडीएमए, कहीं बताएं कौम को, ब्रीफिंग दें, हमारे साथ आके बैठे। ये तो बुलाना चाहिए यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, इनको बुलाना चाहिए कि 550 अरब रुपया लगा है, चाहे वो लोकल लगा इंटरनेशनल। ये तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का केस है। इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स को निकलवाएं, कुछ जरा वहां पे कुछ चेक करवाएं कि इनका कोई ऑडिट भी हुआ है, कभी किसी ने इनका परफॉर्मेंस ऑडिट किया हो। दो चीजें। फिर यहाँ वाटर एंड पावर की इतनी बड़ी कमेटी है, वाटर एंड पावर कमेटी की जो चेयरमैन है, सेनेट के हों या आपके कौमी असम्बली के हों, मेंबरान है 30 के करीब दोनों हाउसेज के, उनको बुलाना चाहिए। इनको चेयरमैन साहब को, इनका नाम क्या है इनका चेयरमैन साहब? अतर हमीद साहब हैं। अतर हमीद साहब जो हैं ये अगेन कोई बहुत बड़े बाबू जी, इंजीनियर है। अच्छा, डीएमजी नहीं है? डीएमजी नहीं है। अच्छा चलें, ये पहला। फिर इनको डीएमजी की इस पे आंख नहीं पड़ी होगी, उनसे ज्यादा है। नहीं आंख नहीं पड़ी होगी। नंबर 1, उनको पता नहीं चला होगा कि जनाब इतनी बड़ी पोजीशन है जिसमें 550 बिलियन रुपीस भी खर्च किए जा सकते। डीएमजी को पता नहीं चला होगा, या डीएमजी को ये नहीं पता चला होगा कि यार इसमें इख्तियारात कितने हैं, गाड़ियां कितने हैं। उनके पास ये पूरी प्रपोजल नहीं होगी। फ्लड कमीशन ने खर्च कर दिया, जमीन पे आपको काम नजर नहीं आता। चेयरमैन इनका गायब हो गया, वो आपको नजर नहीं होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मान लिया बड़ी अहम मीटिंग थी जहां पे जाना था चाइना में, वो चाइना में गए, लेकिन पीछे तो कोई थोड़ा सा तो कोई इनसे पूछना बिल्कुल ठीक है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट वहां से जारी की कि हम चीन की सलाहियतों से सीखते हुए इन सारे मसाइल पर काबू पाएंगे। जो चीन की जो सलाहियत है, वहाँ पे चीन के सिस्टम के अंदर ऐसे अफसरान की गुंजाइश मौजूद नहीं है जिनका इदारा 550 अरब रुपए लगा दे एक आफत से बचाव के लिए, और उसके बाद ऑन ग्राउंड उसका कोई बंदा नजर ना आए, ना उसका चेयरमैन आके बात करने को डिफेंड करे। सबसे पहले इन रवैये तब्दीली लाने की जरूरत है। ना यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद क्लास साहब से मजीद पॉइंट, उनका व्यू पॉइंट लेंगे इस लाभ के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल ने एक बहुत ही होशरुबा एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। 26 अगस्त को लिखे जाने वाले ख़त में एक ऐसा मामला उठाया गया जो कि एक ब्यूरोक्रेट से मुतल्लिक है, जो ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, जिनका नाम शकील मंगनेजो है, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी के तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खिदमात सर इंजाम दे रहे हैं। माजरा क्लासा साहब ये है कि शकील मंगनेजो साहब वजारत तिजारत के मातहत कंपनी है पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जब वो वजारत के अंदर बतौर सेक्रेटरी खिदमात सर इंजाम दे रहे थे, उस वक्त वो उसके वफाकी हुकूमत की तरफ से उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे। मुख्तलिफ कंपनियां जो कि मुख्तलिफ वजारतों के मातहत काम करती हैं, वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी को उनके बोर्ड में इसलिए ऐड किया जाता है वफाकी हुकूमत की तरफ से चूँकि उनके मामला बहुत से वजारत के साथ जुड़े होते हैं। और बिलखसूस SU एक्ट के बाने के बाद, जो कि जाम कमाल साहब ने अपने इस खत के अंदर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वाजे किया है कि रेलिवेंट मिनिस्टर्स को SU एक्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्शन दी हुई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स की कारकर्दगी कर भी वो नज़र रखें। तो उसके लिए ज़रूरी था कि जब शकील मंगनेजो साहब जो पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे, लेकिन अप्रैल के अंदर उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चले गए, लेकिन वो बतौर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PRCL वो काम खिदमात अपनी उन्होंने जारी रखी एज ए बोर्ड डायरेक्टर के मेंबर्स। वो कराची जाते रहे, कहा जाता है उनका ताल्लुक भी कराची से है, और वहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स होती रहीं वीकेंड्स पे। और फिर बहुत से ना क्रिटिकल मामला रेज होना शुरू हुए, जिसके बाद अचानक एक पाकिस्तान के एक प्राइवेट मीडिया हाउस में एक खबर मंजर आम पर आई। उसी कंपनी का जो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जिनका नाम फरमान जरकून है, वो फिर NICL के चेयरमैन अपॉइंट हो गए। वहाँ पर ये मामला इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी ने अडॉप्ट की कि शकील मंगनेजो साहब और इनके मामलात उन्होंने कुछ रेस किए कि उन्होंने बोनसेस लिए। उनका क्लेम ये है कि मेरे टाइम के अंदर कंपनी ने रिकॉर्ड अरबों रुपए मुनाफा कमाया, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी से मैंने बोनस हासिल किया। उनकी तरफ से ये मामला सामने आया कि इससे पहले शकील मंगनेजो साहब खुद भी जब वो बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी खिदमात सर इंजाम दे रहे थे, 2017 में कंपनी नुकसान में थी, लेकिन उन्होंने बोनस लिया। उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट आउट किया है, मिस्टर हमीद जो कि साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने भी इसी टाइप का बोनसेस भी लिया और अपने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी भी हासिल की। ये उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। लेकिन शकील मंगनेजो साहब, जिनका हमने डिटेल मौक़िफ़ हासिल किया, उनका मौक़िफ़ आगे चल के भी बताएंगे। वो मुनाफे के हवाले से वो कहते हैं कि मेरे टाइम के अंदर कंपनी ने नुकसान खसारा नहीं बर्दाश्त किया, बल्कि मुनाफे में थे, और मुनाफे के शरह के मुताबिक मुझे कम बल्कि बोनस मिला, लेकिन मेरी खिदमात ज़्यादा है, उनका क्लेम है। लेकिन कुछ और भी उनका मौक़िफ़ है, वो आगे चल के मैं बताता हूँ। लेकिन हुआ ये मामला
कि जाम कमाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये मामला टेकअप किया कि मेरी इस कंपनी के मामलात मुतासिर हो रहे हैं, चूंकि जब मेरी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी उसमें नहीं है शामिल, तो उसकी 15 मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनमें ये मुझसे या मिनिस्ट्री से कंसल्ट किए बगैर, इंस्ट्रक्शन लिए बगैर बोर्ड में जाते हैं, हमें क्या पता कि हमारी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, इनको हटाएं। वो ये कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कई मरतबा ज़बानी तौर के ऊपर ये मामला टेकअप किया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि ठीक है हम तब्दील करते हैं, उनकी तरफ से डायरेक्शन भी आई, लेकिन इनको तब्दील नहीं किया गया। फिर शकील मंगरेजो साहब ने हमें एक लेटर भेजा है, वो कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मौजूदा जो सेक्रेटरी तिजारत है उन्होंने खुद मुझे कहा कि आप कंटिन्यू करें, और मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ जब ये उन्होंने ये पॉइंट रेज किए कि मेरी कंपनी के मामला जाम कमाल साहब मुताबिक बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, इनको फौरी तौर के ऊपर इस ओहदे से हटाया जाए। 15 इजलासों में इन्होंने शिरकत की है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इलीगल ये बोर्ड पर मौजूद हैं, और जितने उन्होंने फैसले किए हैं वो नल एंड वाइड डिक्लेयर किए जाए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये खत लिखा है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किए जाम कमाल साहब ने, मीडिया के अंदर ये मामला है, उन्होंने कहा मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, हालात ठीक हो जाए मैं इसको टेकअप करूंगा, लेकिन मैं खत लिख चुका हूं। शकील मकरेजो साहब से हमने उनका मौक़िफ़ हासिल किया, उन्होंने 4-5 पॉइंट को बड़ा वाज़ेह किया है। वो ये कहते हैं जनाब के मैंने इस मामले को, मिनिस्ट्री ने मुझे वहां रखा हुआ है, मुझे बतौर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करने का कोई शौक नहीं है, मैं रिटर्न भी लिख चुका हूं कि मुझे हटा दिया जाए, मैं स्टेप डाउन करने को भी तैयार हूं, लेकिन मुझे हटाया नहीं जा रहा, और अगर कोई मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर मौजूद हूं, मुझे हटाना है तो फेडरल कैबिनेट की मंजूरी दरकार होती है, वो मंजूरी हासिल करे और मुझे हटा दिया जाए। और उसके साथ उनके पास एक तवील एक लिस्ट है जो कि बुनियादी तौर के ऊपर कंपनी के रिजल्ट से मुताल्लिक है। उसके साथ साथ आज दोबारा एक खबर शाया हुई, और उस खबर के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इस खत के जारी जो जाम कमाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है, खबर में ये कहा गया है कि जो पाकिस्तानी इंश्योरेंस एक सरकारी कंपनी के मामलात हैं जिनको हाईलाइट किया गया था, मुतलका वफाकी वजीर ने उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जिस अफसर ने इस राज को अफशा किया उसके खिलाफ खत लिख दिया। एक तो उस खबर निगार किसने खत लिख दिया? जब वफाकी वजीर तिजारत ने जो खत लिखा है शकील मंगनेजो साहब के पास, शकील मंगनेजो साहब के खिलाफ इनको हटाया जाए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, तो 26 अगस्त को ये खत लिखा है। और आज ये खबर शाया हुई है जिसमें यह कहा गया है कि वफाकी वजीर तिजारत उस मुतलका उस कंपनी के सीईओ के खिलाफ जिसने बोनसेस लिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि जिस अफसर ने ये राज अफशा किया था उसके खिलाफ खत लिख दिया। पहले तो उन्होंने अपने सोर्स का बेड़ा गर्क कर दिया कि मतलब जिसने ये डिटेल पब्लिकली शेयर की, खबर लगवाई, क्योंकि उसके खिलाफ वजीर तिजारत ने खत लिख दिया। तो मामला ये बड़ा क्रिटिकल हो चुका है। अगरचे शकील मंगरेजो साहब को मैंने दावत दी कि आप प्रोग्राम, उन्होंने बड़ा तफसीली मौक़िफ़ दिया है, माजी की ऑडिट रिपोर्ट्स दी हैं, वो दावा करते हैं कि मैंने कंपनी के अंदर बहुत सी बेहतरी लेके आया हूँ, लेकिन मैंने उनको मदऊ किया कि आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से आप परमिशन लेके आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं, हम आपको डिटेल आपके साथ बात करना चाहेंगे। और माजी के अंदर भी फवाद हों या दीगर सेक्रेटरी साहबान रेलिवेंट मिनिस्टर की अथॉरिटी से प्रोग्राम में आके व्यू पॉइंट शेयर करते हैं, चूंकि बड़ा मामला क्रिटिकल हो चुका है और इनसे मुतलिक और बहुत सी तफसीलात भी मंजर आम पर आ रही हैं। मामला यह है कि जाम कमाल साहब को खत लिखना पड़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, और उनके खत में दावा है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि हम इनको तब्दील कर रहे हैं, लेकिन वो तब्दील नहीं हो पा रहे। भट्टी साहब, ये बड़ी अहम स्टोरी है, इसमें 2-4 बड़ी मजे की चीजें जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए। आप बेबसी देखें, वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे किसी ने गन पॉइंट पे उनको बादशाह का बोर्ड का मेंबर बनाया हुआ है। अगर आप नोट करें, सरप्राइज था, आपको जो स्टेप डाउन करने को तैयार हूं लेकिन मुझे हटा नहीं रहे। अब क्यों नहीं हटा भाई? एक आपका मिनिस्टर कह रहे हैं। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखें, अब हुआ क्या है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं ना, वहां पे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हर बंदा खुद को प्राइम मिनिस्टर समझता है, ये जहन में रखें। प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है वो उनका स्टाफ यूज करते हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूज करते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी करते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी करते हैं, अब ये पता नहीं कौन से होते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी ग्रेड 22 माशाल्लाह। तो लिहाजा ये हर बंदा वहां पे प्राइम मिनिस्टर में हाउस में बैठा वो प्राइम मिनिस्टर ही है। इतनी पावर प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं यूज करता, मतलब शहबाज शरीफ साहब या जो भी हूँ, जितनी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ये यूज करते हैं। सो ये वहां से बकायदा इन तमाम लोगों, ये फिर ये भी डीएमजी के माशाल्लाह, आई होप ये डीएमजी वाले इकट्ठे हुए हैं सारे सर। इन्होंने कहा होगा कि हजूर आप डट के बैठे रहें और आपको कोई जरूरत नहीं। अब वो एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताइए आपने कि मुझे सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा है जी कि आप कंटिन्यू करें। जरा देखें, आप सेक्रेटरी कॉमर्स को भी जरा पूछना चाहिए। जवाद पाल साहब, उनका लेटर उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और तहरीरी तौर मैं उसी पे जवाद पाल साहब की बड़ी नाम सुना हुआ है कि बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे हैं वैसे बड़े अरसा। जवाद पाल से पूछना चाहिए कि भाई साहब आपने कहा है ये कंटिन्यू करें। वही वाली बात है ना कि सारे के सारे जवाद पाल साहब भी डीएमजी के हैं, डीएमजी का अपना एक गैंग है, डीएमजी का अपना एक बादशाह क्लाउट है, एक अपनी प्राइड है, एरोगेंस है कि मिनिस्टर की क्या जरूरत है कि हमारे एक डीएमजी के अफसर को कहे कि तुम बोर्ड पे नहीं बैठो, कंटिन्यू करो, देख लेंगे हम। नंबर 1
ये बेसिकली इंसल्ट जो हो रही है ना, ये जिनकी बात करते हैं वोट को इज्जत दो, जमहूरी लोग, जाम कमाल कोई आम आदमी नहीं है। जाम कमाल जो है बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर की इस तरीके की जलालत करवा रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के चंद अफसरान से। या ये कमाल साहब को फायर कर देना चाहिए आपको कि आप गलत हमें लेटर लिख रहे हैं, एक बहुत ईमानदार नेक अच्छे अफसर के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको नहीं करनी चाहिए। आप तो खुद पहले मिनिस्टर रहे हैं और जाम कमाल साहब पहले भी इनके विफाकी वजीर रहे हैं, इनके नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में। बिल्कुल ऐसे आपने उनको अपने साथ रखा। मेरे नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में भी थे, आपके बड़े करीबी थे जी। फिर आपके चीफ मिनिस्टर रहे बलूचिस्तान के। एक चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इस लेवल पर चला गया कि उनके सेक्रेटरी नहीं मान रहा। ये तो जवाद पाल के खिलाफ पहले वो कार्रवाई शुरू हो गई कि जवाद पाल साहब अपने मिनिस्टर की उसके लेटर के अगेंस्ट, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके वो शकील साहब को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लास्टली राशिद लंगरियाल साहब ने बड़ी अहम बात की सर्वा फाइनेंस कमेटी मीटिंग में, FBR के चेयरमैन साहब ने। जब इनकी SCCP की बात हुई कि SCCP के चेयरमैन और मेम्बरान ने बैठ कर करोड़ों रुपए की तनख्वाहें बढ़ा ली खुद ही, उसने कहा सर ये पता वारदात क्या हो रही है। वारदात का लफ्ज़ तो नहीं कहा लेकिन है वारदात, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा सर पहले जो बोर्ड है ये करता है, ये चेयरमैन की या MD की तनख्वाह और बोनसेस में इजाफा अप्रूव करता है, जिसको आपको मुझे बताया जाता है बोर्ड ने अप्रूव किया जनाब। वो इनको करोड़ों रुपए के पहले वो अप्रूव कर देते, जवाबन गजल के तौर पर वो चेयरमैन और MD जो है वो फिर उन्हीं डायरेक्टर की बोर्ड मेंबरान के बोनसेस और उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और उनके अलाउंसेस बढ़ा देता है। उसने कहा ये खेल खेला जा रहा है, वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह खेला जा रहा है। ये उन्होंने चेयरमैन FBR ने कहा मीटिंग में, आई वाज प्रेजेंट देयर, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग। इस तरीके की आपकी ब्यूरोक्रेसी लूट ली है, लोग वहां पे सलाम में मर गए हैं आपके सामने। दुरुस्त कर रहे हैं, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन कलास साहब ने दुरुस्त का प्राइम मिनिस्टर इस मामले को टेकअप करना चाहिए। और अगर शकील मगनेजो साहब स्टेप डाउन करना चाहते हैं और कहीं कह चुके हैं, तो कौन से वो ऐसे अफसर हैं जो उनको भी डिसग्रेस कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, सबसे बढ़कर वफाकी वजीर तजारत जाम कमाल को भी, जो कि कह रहे हैं कि मेरी कंपनी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है इस एक्शन के नतीजे में। और जबकि शकील मगनेजो साहब का कहना है कि इस कंट्रोवर्सी के डेवलप होने के बाद मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शिरकत करने का सिलसिला रोक दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर फिर कब एक्शन लेंगे, इस मामले को जल्द अज जल्द डेफिनेटली तय होना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ये कि मोदी के माजी में चीन के मुखालिफ बयानात आते रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो SCO में पहुंचे हैं चापलूसी करते हुए थकते नहीं है। और उसके साथ साथ उनकी जो सफारती पॉलिसी थी दुनिया के सामने वो आश्कार हो चुकी है कि किस हद तक वो दोगलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। ज़रा ये शॉर्ट सुनिए मोदी साहब के, जो कि चीन जाने से पहले क्या कहते थे और चीन में जाकर SCO के मौके के ऊपर वो कैसे चीन के गुण गा रहे हैं। साहब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दो सिर्फ सबने शॉर्ट सुनाए, वो शॉर्ट नहीं सुनाया जो उनके डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा था कि हमारी जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं चीन के साथ भी थी, हमारे साथ चीन ये कर रहा था, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। और एक बड़ा चीन के खिलाफ महाज खड़ा किया गया था और लगता था कि मोदी सरकार तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब कभी चीन की तरफ से कोई ठंडे दिल से उनके बारे में सोचे भी सही। लेकिन आज गए हैं SCO के मौके के ऊपर और आप थक ही नहीं रहे, उनकी तारीफें किए जा रहे हैं, तारीफें किए जा रहे हैं। आपको एक ज़ाती एक दो वाक़या सुनो जी। मेरे ना बड़े अच्छे इंडियंस दोस्त हैं, अभी भी मेरा उनसे रब्ता रहता है व्हाट्सएप वगैरह पे, जंग के दिनों में भी रहता था वो। हालांकि तो वो थोड़े से होते थे कि पाकिस्तान से कोई मैसेज दे, अच्छा हम भी साफ केयरफुल होकर मैसेज करते हैं कि उसके लिए प्रॉब्लम ना हो कोई। हमारे यहाँ तो ऐसा है, आपको पता है कोई इश्यूज़ नहीं होते, वहाँ पर ज़्यादा इन चीज़ों की वो है। तो जब ये चाइना वाला चल रहा था ना, हुआ सारा, मैंने उनको ना छेड़ने के लिए मैसेज किया। मैं कि भाईजान, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, मैं कि भाईजान एक बात बताएं, आपको ये सारा गुस्सा, कावड़ में बदमाशी का लफ्ज़ सख्त हो जाएगा, एरोगेंस, ताकत, माइट, ब्रावडो, 56 इंच छाती जो उसकी अब मोदी साहब कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती, ये हमारे लिए मैं कि सारा मतलब हम आपको लगते हैं कमज़ोर हैं, आते जाते दो चपेड़े मार रहे हो, बम कर देंगे, वो उड़ा देंगे, घुस के मारेंगे, फलां करेंगे, यूं कर देंगे, सबक सिखा देंगे। ये चाइना के बारे में आपने कभी कोई थ्रेट भी नहीं किया, कभी वहाँ पे भी मैं घुसने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आपके मैं लद्दाख पे इतनी बड़ी तो 3-4 साल पहले जंग लड़ी और आपके बहुत सारे फौजी जो हैं वहाँ पे वो उसमें उनकी कैजुअल्टीज हुई। उन्होंने आपके मैं कब्जे किए हैं वहाँ पे बहुत सारे लंबे कोई 100 ऑफ मतलब किलोमीटर्स उन्होंने किए हैं। फिर उन्होंने कहा जनाब मैंने अभी आपके जो उनके सरहदी कौन सी मेरा ख्याल है उनकी रियासत है
हिमाचल प्रदेश या समथिंग का मुझे नाम पूरा नहीं आ रहा, मेरे को समथिंग एल्स, उसके उन्होंने चाइनीज नाम रख लिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा, उन्होंने चलो इन चीजों को भी छोड़ दें। चाइना ने डट के पाकिस्तान की सपोर्ट किया जंग के दिनों में, आपके जहाज जो गिरे आप समझते हैं कि चाइना ने सपोर्ट किया, हमें दिए उन्होंने, यस ओपनली चाइना ने कहा जनाब हम पाकिस्तान के साथ खड़े। मैं कि चाइना को तो कोई तड़ी शड़ी नहीं लगाते, हमें आते जाते हर वक्त डराई रखते हैं कि हम आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर दें, कुछ थोड़ा सा रुख उधर भी, ये थोड़ी सी मैं कि गुस्सा कावड़, ये थोड़ी सी ब्रावडो, थोड़ी सी कुछ छप्पा नहीं छाती, कुछ चाइना को भी तो दिखाएं। मैं कि चाइना के साथ आपका रवैया डिफरेंट है, हालांकि चाइना के साथ भी आपके सरहद के मसले हैं, हमारे कश्मीर का मसला है, तो आपका लद्दाख का कुछ और प्रॉब्लम आपके भी तो है ना, या आप समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में जो सिपैक वगैरह के कुछ और एरियाज जो हैं। और पाकिस्तान ने एक और बड़ी अहम बात की थी, बहुत कम लोगों ने पाकिस्तान में समझी है, उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर जो है, नो इट्स नॉट एनी मोर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें ये चाइना भी फरीक है, आप 3 ममालिक शरीक हैं। तो जिससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद एक और लगती है पॉजिटिव नोट कि शायद जब चाइना और इंडिया के तल्लुकात अगर बेहतर होते हैं, चाइना भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के भी तल्लुकात बेहतर हो। माजी में भी उन्होंने कोशिशें की हैं जो नहीं कामयाब, इसको इसका फायदा हो सकता है। ये वो चीज़ है कि आप अपनी आवाम से वोट लेने हों तो आप क्या गुफ्तगू करते हैं। जब आपको ये लगे कि ट्रंप की वजह से अब आपके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी ईगो का मसला था कि ट्रंप अगर बहुत पॉपुलिस्ट लीडर है तो हम किसी से कम है, हमारी भी तो 56 इंच छाती है, हम भी दिखा सकते हैं। तो ट्रंप ने जब एक तरह का एम्बार्गो कर दिया है, इतनी बड़ी ट्रेड सैंक्शंस लगा, एक तरह के सैंक्शन ही समझी जाती है, 50% का मतलब सैंक्शन ही है। तो आप चाइना की तरफ गए, आपने वहाँ पे उनका टिकटॉक बैन किया हुआ था, आपने फ्लाइट्स बंद की हुई थी, इसके बावजूद उनकी $100 बिलियन के करीब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इतनी उनकी आपस में म्यूचुअल एक्सपोर्ट भी चल रही है जो चाइना से ज़्यादा है। सो मजबूरी के तहत आपने फ्लाइट भी उनकी खोल दी हैं डायरेक्ट, उनके वीज़े भी खोल दिए हैं, उनके जनाब टिकटॉक भी खुल रही है। हमारे साथ कावड़ है, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और मतलब पाकिस्तान को ज़रूर सबक सिखाएं जितना आप सिखा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप जरा पाकिस्तान से भी कुछ सबक सीख लें। चले मैं हम हम्बल रहते हैं, हम अल्लाह के सामने शुक्र करते हैं, हम मतलब है उस तकब्बुर और गरूर में नहीं जाते, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, हमारी फोर्सेज ने सारी चीज़। हमारे सबक सीखने के हमने कहा कि आए बैठ के बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं। मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि जनाब के इस खित्ते में जंग बड़ी जल्दी रोक गई, कोई तबाही नहीं हुई, कोई इंडिया में तबाही नहीं हुई, कोई हमारे यहाँ तबाही नहीं हुई। इंसान कहीं भी मरे उसको किसी को नहीं अच्छा लगेगा, ना हमारे यहाँ किसी को लगेगा ना उनके यहाँ लगेगा। हम नहीं चाहते कि उनके इनोसेंट लोगों को नुकसान हो, हमारे लोगों को नुकसान हो। हम तो हमेशा कहते रहे, हमला तो उन्होंने किया है ना, मतलब है वो जी हमारे ऊपर 24 लोग, हम उनकी फैमिलीज के साथ हम सिंपथाइज करते हैं, जिन लोगों के बेचारे बच्चे बेटे बेटियां जिनको वहां पे को मारे गए दहशतगर्द फैसलों की वजह से, जी हम उसको कंडेम करते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में हुआ है इसके बाद पाकिस्तान मिसाइल मार दे, क्योंकि आप तो ओपनली कहते हैं कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं BLA को। क्या वहाँ पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, अभी भी हो रही है, और पाकिस्तान समझता है कि इसको BLA और बाकी ग्रुप्स के पीछे इंडिया है, हमारी पोजीशन है। तो क्या उसके बाद हमारे यहाँ जो कत्लेआम होता है वहाँ पे आपकी उसकी जाफर एक्सप्रेस की वो हम भी तो हम मिसाइल मार दें, मतलब है आपके हमारे 20-24 जो लोग जो भी बेचारे हमारे शहीद होते हैं उनकी भी तो फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, आपके भी हैं 24 हैं, उनकी खातिर आप 24-25 लोगों के उसके खातिर आप फिर 24-25 हज़ार बंदे मार दें। मतलब ये चीज़ होती है, समझ ये सवाल से मैं नहीं उठा रहा, इंडिया में भी उठाए गए हैं ये क्वेश्चन जी सेम वाले कि क्या आपको इस तरीके से कोई मुल्क में दहशतगर्दी होती है तो आपको सीधी जंग शुरू कर देनी होती है। हमारी गलतियां होंगी, आपकी गलतियां होंगी, बैठ के कहीं पे कोई बातचीत हो सकती है, दोनों मुल्क कोई SOPs तय कर सकते हैं, कोई कॉमरेडशिप हो सकती है। मतलब चाइना तो आप पहुंच गए, वहां पे तो आपको मसला नहीं है, वहां पर बॉर्डर पे हुई थी, आप ये कह भी रहे थे चाइना ने सपोर्ट की, हाँ की है, चाइना ने कहा हमने की है, उनके जहाज़ों के मदद से हमारे पायलट्स ने जो हमारे ब्रेव हार्ट्स ने प्ले किया है। सो उनके साथ बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो चाइना के नाम पे वोट नहीं मिलता, ये ध्यान में रखें। बिल्कुल सही, क्योंकि उन तमाम पूरे इंडियंस हमारे भाइयों को पता है कि चाइना के साथ इंडिया नहीं लड़ सकता, उसकी आर्मी की वजह से नहीं लड़ सकता, रीजन की वजह से, आबादी वट जो भी रीजन है नहीं लड़ सकते हम। हमारा उनको लगता है कि हम जाएंगे तहस नहस करके रख देंगे। हर इलेक्शन में कौन सा इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान के नाम पे वोट नहीं लिए जाते हमारे लिए। लिहाजा मैंने उस दोस्त को कहा, मैं भाईजान सारी आपकी बदमाशी, मैंने कहा हंसते होगा दोस्त है भाई, मैं सारी बदमाशी, कावड़, गुस्सा, सारी धमकियां हमारे लिए, मैं के वो भी मैं अब जब से जंग ये हुई है उसके बाद वो भी जरा ठंडे पड़ गए। पहले ऐसे लगता था कि हम उनके मुजारे हैं जी, वो चौधरी हैं, ये ऐसे हमारे दो इंडियन दोस्त भी बिहेव करते थे कि चौधरी साहब जो है ना अपने मज़ारे से मिल रहे हैं और हमें सिखाते थे तुम लोग पीछे रह गए हो, तुम्हारा कोई हाल नहीं है, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलान हो जाएगा, अब तुम तो हमारे मुकाबले में भी, ये ऐसे भी कहते थे हमारा तुम लोगों से मुकाबले नहीं है। अब पता है चला अल्टीमेटली मुकाबला तो हमसे पड़ा है उनका, चाइना की तरफ तो मुंह नहीं करते वो। सो इसलिए लीडरों को, पॉपुलिस्ट लीडरों को अपनी कौम को हकीकत पे रखना चाहिए, वार मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए, लोगों को नफरतें ना करें, बैठ के जैसे वहां पे बैठ के उनकी एक्सीलेंसी कहे कि उनको वार्मथ
मुबारकबादें देते हुए अप्रिशिएट दें। मैं फिर कहूँगा कि अच्छी बात है, उनके तल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए, हमारे भी होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना जो है एक अलहदा ट्रेड ब्लॉक बना, दुश्मनियां खत्म करें, कोई मसले हल करें, कोई ट्रेड ओपन करें, हम तवक्को करते हैं, कोई वीजे ओपन करें जैसे उनके साथ किए, कोई हमारे साथ करें, कोई यहाँ पे फ्लाइट शुरू करें, टूरिस्ट आए, दवाइयाँ आए, इलाज हो, आप आए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कलास हम तवक्को करते हैं कि मोदी को इस बात का एहसास होगा कि ऐसी के मौके के ऊपर कि माजी करीब के अंदर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की पाकिस्तान पर हमला के बाद, जो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुए, फिर अपनी दोगली पॉलिसी के सामने भी दुनिया को अपनी पॉलिसी को आश्कार किया, और आज वहाँ पर बैठ के जिन ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जो यू टर्न उन्होंने लिया, तो उससे बेहतर है कि जहाँ पे वहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को आपने बदला है, वहीं पर पाकिस्तान के साथ भी बैठकर न्यूट्रल मकाम के ऊपर बातचीत करें, खित्ते के पायदार अमन और अपने मुल्क और दोनों मुल्कों के अवाम की खुशहाली के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतनी ही, हम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।